हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर और सेकंड चैप्टर। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है आपका वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है न्यू बुक में वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन यहाँ पर मैंने रियल नंबर्स क्यों ऐड किए हैं, पढ़ने के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें रियल नंबर्स को समझना होगा, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, कुछ रियल नंबर्स को मैंने डिफाइन किया है। आज का लेक्चर जस्ट रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, आज का ये एक लेक्चर होगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और लेक्चर भी होगा। इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में हमारा ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो अच्छे तरीके से जो भी मैं लेक्चर सेंड कर रहा हूँ बेटा, अच्छे तरीके से आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ताकि आपको वीकली टेस्ट में कोई भी मुश्किल ना हो और आपको इंट्री टेस्ट में भी कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आपका है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, क्योंकि ना मैंने आपको बताया कि पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स को। अगर हम रियल नंबर्स अच्छे से समझ पाते हैं तो उसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब नंबर सिस्टम में आपका फर्स्ट जो नंबर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, 1 2 3 4 अप टू 1, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स भी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स या हम इसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर्स का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स में क्या होता है, एक 0 एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है, तो इसकी वजह से होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स पे। अब इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स में कौन से नंबर्स हैं, अब ये देखें 0 भी इंक्लूड होगा इसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी सारे होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी सारे होंगे। अगर मैं 0 से 1 2 3 अप टू 1 काउंट करूं तो ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे और ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि नेचुरल इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम प्राइम नंबर्स पे। ठीक है, तो बेटा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 हो। पहली कंडीशन ये होती है कि जो ग्रेटर देन 1 हो और जिनके 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हों। कौन से 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हों, एक 1 हो और दूसरा वो खुद हो। ठीक है, जैसे आपका 2 एक नंबर है। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल 2 ग्रेटर देन 1 है। क्या 2 के 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बिल्कुल, एक 1 2 को डिवाइड कर सकता है और दूसरा 2 खुद को खुद ही डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए 2 इज़ अ प्राइम नंबर। और ख़ास बात यह है कि 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 ही ओनली एक इवन प्राइम है, बाकी कोई भी नंबर आपका प्राइम जो है वो इवन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये नीचे पॉइंट भी लिख दिए। अब प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 5 7 11। अब 9 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 9 में आपके पास 1 की भी टेबल जा रही है, 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, 3 भी इसका फैक्टर है एंड 9 भी इसका फैक्टर है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ। ओके, अब ये क्या है कि देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम। मैंने आपको पहले बताया कि इवन प्राइम एक ही नंबर होता है, वो क्या होता है, 2। ठीक है, 2 के बाद सारे जो नंबर्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, यानी ओड नंबर्स होते हैं, ओड प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पर। कंपोजिट नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हों, यानी 2 से ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर किसी भी नंबर के होंगे तो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, अब जैसे 4 6 8 9 11 नहीं 12 15 16, ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। क्योंकि 4 को अगर आप देखें तो 4 पे 2 की टेबल, यानी 2 भी इसका फैक्टर होगा, 1 भी इसका फैक्टर होगा एंड 4 भी इसका फैक्टर होगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। वैसे 6 को देखेंगे तो 6 पे भी 1 की टेबल और 3 की एंड 6 की और 2 की भी जा रही है, तो इसकी वजह से 6 इज़ आल्सो अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट टाइप है आपका रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, क्यू से। अगर क्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, जिनको हम क्या करें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें।
तो मतलब अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है, जिसमें हम p और q दोनों इंटीजर से होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि q 0 नहीं होगा। अगर डिवाइड में कोई भी नंबर 0 हो जाता है तो वो आपका नंबर ही नहीं होता, तो रेशनल नंबर नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे आपका u लिखा हुआ हो 4 डिवाइड बाई 0, तो ये नंबर नहीं है, ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर आप कहेंगे तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, लेकिन कंडीशन क्या है कि नीचे वाला नंबर यानी q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अगर ऊपर 0 है तो ऊपर 0 p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होगा, q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। आगे देखें दूसरी कंडीशन क्या है इसकी। दूसरी कंडीशन है कि वो टर्मिनेटिंग भी होंगे एंड रिकरिंग भी होंगे। अब टर्मिनेटिंग का मकसद क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मकसद ये होता है कोई भी डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद रुक जाए उस नंबर को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। और रिकरिंग का मकसद ये होता है कि जो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीटेशन में है, तो वो नंबर आपका रिकरिंग नंबर कहलाता है। तो रिकरिंग नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं, और वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, लेकिन q 0 ना हो, तो ऐसे नंबर्स भी आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल्स देखें, जैसे 3 बाई 4 हो गया। अब 3 भी इंटीजर से, 4 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर से, और डिवाइड में 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। 0/2 है तो 0 इंटीजर, 2 इंटीजर, p 0 हो सकता है लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। 3.21212, अब देखें ना, ये आपके नंबर्स क्या है? रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रिकरिंग नंबर है। क्या है? रिकरिंग, ठीक है। तो ये रिकरिंग नंबर्स भी आपके रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं, ओके। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर टर्मिनेट हो रहा हो तो वो भी नंबर आपका, जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे 3/4 को, तो आपका जो नंबर आपको मिलेगा वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, मतलब डेसिमल के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टाइप है, आप अच्छे से समझें। नेक्स्ट है आपका इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहली तो बात, इर्रेशनल नंबर्स को हम q प्राइम, ठीक है, q लिखा हुआ हो उसके ऊपर अगर प्राइम है तो वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है, और इर्रेशनल नंबर को हम i से डिनोट करते हैं। कभी कभी i भी लिखा हुआ होता है, तो i लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये इर्रेशनल नंबर है, ओके। अब देखें, इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मकसद ये होता है कि डेसिमल के बाद वो रुक नहीं सकते, ठीक है, और डेसिमल के बाद वो रुकेंगे भी नहीं और सेम भी नहीं आएंगे, मतलब उनकी डेसिमल के बाद रिपीटेशन भी नहीं होगी और वो ख़त्म भी नहीं होंगे, टर्मिनेट भी नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है कि p बाई क्यू फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते, ये थोड़ी सी डीप कंडीशन है, लेकिन मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर आप ज़्यादा ऐसे डीप में पढ़ेंगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि p बाई क्यू फॉर्म में हम इन्हें क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। इसकी कंडीशन हैं, पीछे थोड़े रूल्स होते हैं, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। जस्ट आप आइडिया लें और समझने की कोशिश करें, ओके। एग्जांपल देखें, जैसे √2 नंबर है, ठीक है, √2 इसकी जो वैल्यूज आती है वो 1.414213। अब ये देखें ना, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिकर भी नहीं हो रहे, मतलब सेम भी नहीं आ रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मैं भी ये सोचें कि सर यहाँ पे तो डिवाइड में 1 है, डिवाइड में 1 है तो ये p बाई क्यू फॉर्म है, तो बेटा p बाई क्यू फॉर्म में कंडीशन होती है कि p आपका इर्रेशनल ना, कि p आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या रेडिकल टू इंटीजर है? रेडिकल टू इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर हो ना, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में से लिखे हो। और इसकी एक और कंडीशन भी होती है जिससे हम ये प्रूफ करते हैं कि रेडिकल टू कैसे इर्रेशनल नंबर है, ये थोड़ी सी डीप कंडीशन है, ओके। और दूसरा नंबर है e को हम कहते हैं आइलर नंबर। e को हम क्या कहते हैं? आइलर नंबर कहते हैं। और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71828182 अप टू सो ऑन, ये आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है, और e को हम आइलर नंबर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पाई जो नंबर है आपका, ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू होती है 3.14159 अप टू सो ऑन। इसकी भी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, तो इसकी वजह से पाई इज आल्सो अ इर्रेशनल नंबर, ओके। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ जो नंबर्स हमने पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, अब इनकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। अब ये लिखा है कि नेचुरल नंबर जो हैं ये सारे किस में होते हैं? होल सेट में होते हैं। तो अगर आप थोड़ा देखें, क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स होल सेट में हैं? जी बिल्कुल, सारे नेचुरल नंबर्स होल सेट में मौजूद होते हैं। और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं, बिल्कुल। यहाँ देखें इंटीजर्स में, ये सारे होल नंबर्स हैं, तो सारे होल नंबर्स किस में? इंटीजर्स में, तो सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं। उसके बाद पॉइंट देखें, सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल हैं। जैसे मैं अगर यूँ लिखूँ, अगर मैंने लिखा -4,
तो आप बोल सकते हैं ना कि ये -4 इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों? डिवाइड में इसके 1 है और ये P है और ये Q है, ठीक है। तो P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर और Q 0 भी नहीं है, तो इसकी वजह से -4 भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। वैसे ही अगर आप इंटीजर्स में 0 देखें तो 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 के डिवाइड में 1 होता है, तो 0/1 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और सारे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इन कंप्लीट सेट्स को, इन कंप्लीट नंबर सिस्टम को मिला के जो बड़ा सेट होता है सबसे, उस सेट को हम क्या कहते हैं? रियल सेट कहते हैं, ठीक है। आर से उसे डिनोट करते हैं, ओके। और इसके बाद ये जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्योंकि ना रेशनल नंबर सारे इरेशनल नंबर्स में नहीं होते। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स की कंडीशन को इरेशनल नंबर फॉलो नहीं करते, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स की कंडीशन को रेशनल नंबर फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आप रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को कंबाइन करें, दोनों का यूनियन करा दें, दोनों को मिला दें, तो जो सेट बनेगा उस सेट को क्या कहते हैं? रियल सेट कहते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन क्या होता है? रियल सेट होता है, ओके। उसके बाद अगर मैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन करा दूं, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर रेशनल और इरेशनल दोनों का मैं इंटरसेक्शन कराऊं तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर एग्जैक्टली 5 सेट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन नंबर ही नहीं होगा दोनों में, तो इंटरसेक्शन में तो कोई आंसर ही नहीं आएगा, तो उसकी वजह से 5 सेट होता है, ओके। और सारे इरेशनल नंबर्स जो हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो सिंपल इसका मकसद ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ क्या रेशनल जो नेचुरल नंबर्स हैं वो रियल सेट में हैं, एग्जैक्टली क्या मैं आपसे ये पूछूं कि होल नंबर्स रियल नंबर हैं? तो बिल्कुल रियल नंबर हैं। क्या रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं? जी बिल्कुल रियल नंबर्स हैं। क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं? बिल्कुल इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मकसद है ये सारे नंबर्स जो हैं, इन सारे नंबर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, ओके। उसके बाद रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो कभी कभी प्रॉपर्टी आ जाती है टेस्ट में, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे तरीके से पढ़ी होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है आपके इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर आती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें, अब ये जो है आपकी, अब यहाँ पे मैंने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि ए बी सी ये तीनों जो नंबर्स हैं ये किससे बिलोंग करेंगे? रियल सेट से बिलोंग करेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि रियल सेट में रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। नेचुरल भी रियल नंबर्स, होल भी रियल नंबर्स, इंटीजर भी रियल नंबर्स, रेशनल इरेशनल सारे रियल नंबर्स हैं, ओके। तो उनके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके थोड़ी यानी प्रॉपर्टीज़ के नेम्स होते हैं, वो आपको याद करने होते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है ए इक्वल टू ए। इसका मकसद ये है कि किसी भी रियल नंबर को उसके साथ बराबर में लिख सकते हैं। जैसे 4 = 4 हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 = 2 लिख लेते हैं, 1/2 = 1/2 लिख लेते हैं। तो मतलब अगर किसी भी नंबर को उस नंबर के साथ बराबर लिख सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अपने पास लाजमी लिखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर a = b है और b = a, तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे बोलूँ कि a = b है और b = a, तो मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ दोनों को, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर a = b है तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि b = a, बात तो सेम ही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है a = b है, b = c है, तो a = b c हो जाएगा। आप थोड़ा सोचें, अगर a = b है और b नंबर जो है वो c नंबर के बराबर है, तो a नंबर भी c नंबर के बराबर हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये जस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको पढ़ी होनी चाहिए, अपने पास लिख लें, ताकि अगर प्रॉपर्टीज़ में भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो भी क्वेश्चन मिस ना हो, ओके। फोर्थ नंबर देखें, अगर 2 रियल नंबर्स को हम जमा करें और उसका आंसर रियल नंबर्स में आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ और वो भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, उनका आंसर भी रियल सेट में आ रहा है, तो वो नंबर्स क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। का मकसद ये है अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो आंसर 6 आएगा और 6 भी रियल है। अगर -2 को मल्टीप्लाई कराऊँ, -2 से आंसर 4 आएगा, 4 भी रियल में है, ठीक है। तो अगर 2 रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रियल सेट में आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। आगे चलें, a + b = b + a। तो ये मैंने सेट्स में आपको पढ़ा दिया था कि ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो a × b = b × a, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बात सेम ही है, ओके। उसके बाद 7 नंबर है a + 0 = 0 + a। अब देखें बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था हर नंबर सिस्टम में एक आइडेंटिटी होती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम उसे कहते हैं ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ ऐड या मल्टीप्लाई कराएं तो उस नंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े, उस नंबर को हम कहते हैं आइडेंटिटी नंबर, ओके। अब देखें
अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ही ऐसा नंबर है जो मैं किसी भी नंबर से ऐड कराऊंगा तो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 + 0 करूं तो भी 4 आएगा, 1/2 + 0 करूं तो भी 1/2 आएगा, मतलब सेम नंबर आने वाला है। 0 आपका क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। ओके, और इसी तरीके से अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कराऊं उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तब भी 4 आएगा, 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तब भी सेम नंबर आएगा। किसी भी इरेशनल, रेशनल, नेचुरल, होल्स नंबर्स किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो नंबर वही आने वाला है। तो 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आपका 0 हो जाता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका यानी 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद है आपका एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो बेटा देखें, एडिटिव इनवर्स का मकसद ये होता है कि अगर मैं किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, या अगर मैं किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करवाता हूं, अगर आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो उस 2 नंबर्स को, उन 2 नंबर्स को हम क्या कहेंगे कि ये 2 नंबर्स एक दूसरे के या तो एडिटिव इनवर्स हैं या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब सपोज यहाँ देखें, एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने लिखा है कि अगर a को मैं -a के साथ ऐड करवाऊँ, a को -a के साथ में ऐड करवाता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मकसद a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, और -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अगर मैं 2 की बात करूँ तो आप बोलेंगे सर 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2। ठीक है, अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 का क्या होगा, -1/2। ये दोनों एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। अगर मैं √2 की बात करूं तो √2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -√2, मतलब इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो 2 नंबर्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ और आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मकसद ये है कि ये 2 नंबर्स जो हैं ये सारे आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे मैं अगर 2 की बात करूँ और 1/2 की बात करूँ, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मकसद 1 आपका एडिटिव नहीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो अगर रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मकसद ये 2 नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2। 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3। 5/2 का क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, ऐसे 2 नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं और रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो वो नंबर्स आपके यानी क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। ओके, इसमें कंडीशन होती है कि वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 नंबर का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो इसलिए आप कंडीशन याद करिएगा कि वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो यहाँ पे डिवाइड में 0 हो जाएगा और डिवाइड में 0 तो नो आंसर होता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है तो उसकी वजह से 0 हैज़ नो इनवर्स। ओके, अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं विथ रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी की और इनइक्वलिटी की, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें एक इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, वो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर जाहिर सी बात है कोई भी रियल नंबर्स हैं, अगर कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं तो वो 3 रियल नंबर्स एक दूसरे से या तो बड़े होंगे या तो छोटे होंगे या तो बराबर हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर 3 रियल नंबर्स हैं A, B, या 2 रियल नंबर्स हैं A, B, तो इसका मकसद ये है कि वो 2 रियल नंबर्स या तो एक दूसरे से छोटे होंगे, A लेस देन B होगा, या तो A ग्रेटर देन B होगा, या तो A इक्वल टू B हो जाएगा। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं रियल नंबर्स में। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि अगर A इक्वल टू B है, अगर 2 रियल नंबर्स बराबर हैं, ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड कोई सेम रियल नंबर ऐड करवाता हूँ तो उस इक्वलिटी साइन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका मकसद ये है कि अगर A इक्वल टू B है तो दोनों साइड अगर मैं C को ऐड करवाऊँ तो फर्क तो नहीं पड़ने वाला। जैसे यूँ हो, अगर 2 इक्वल टू 2 है, अगर दोनों साइड में 5 को ऐड करवाऊँ तो क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा? आप बोलेंगे सर नहीं, दोनों साइड तो फिर भी 7 आंसर आ रहा है, इक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं। ओके, अगर ये 2 नंबर्स यहाँ से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाता, ठीक है, अगर यूँ हो कि अगर A इक्वल टू B है, अगर मैं दोनों साइड C को मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन होगी कि C 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर C 0 हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर दोनों साइड में C नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो अभी तो इक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये भी कंडीशन ये आपकी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अगर आप ऐड करवा रहे हैं कोई भी नंबर तो एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, उसके बाद आगे प्रॉपर्टी है अगर A प्लस B इक्वल टू A प्लस C है,
ठीक है, मतलब इसका ये है कि दोनों साइड आपने जो सी नंबर क्या करवाया, ऐड करवाया था, अगर मैं उस सी नंबर को दोनों साइड से कैंसिल करवा दूं तो आंसर क्या आने वाला है, वही a इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बेटा थोड़ा यूज होता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं, जितनी भी हम रियल यानी ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनको हम यूज करते हैं अपने सॉल्यूशन में, लेकिन वहां पे टीचर्स आपको बताते नहीं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूँ कि 2x + 2 इक्वल टू 4x + 2 है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये जो 2 है दोनों साइड पे, क्या इस 2 को मैं एक दूसरे के साथ यूं कैंसिल करवा सकता हूं? ठीक है, कैंसिल करवा सकता हूं। तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसे आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 पॉजिटिव है, वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा ये प्रोसेस होता है बताने का। ठीक है, वैसे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज हुई होती है कि आपने जो 2 दोनों साइड पे ऐड करवाया है आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होती है, लेकिन टीचर्स आपको क्या बताते हैं या हम भी पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं कि बेटा ये 2 पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वैसे भी आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी मुश्किल ना हो। बाकी ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी आपकी वो है इफ़ a इज लेस देन 0। ठीक है, अगर a नंबर 0 से छोटा है तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर है। ओके, और b नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर आप नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है? तो आप बोलेंगे सर आंसर तो नेगेटिव आता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर a इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, b इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, अगर आप a इंटू बी करवाएं, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 का मतलब ये होता है नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सेम ही बात यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी क्या है कि अगर a इज लेस देन 0 है मतलब a भी नेगेटिव, b इज आल्सो लेस देन 0 मतलब b भी नेगेटिव है। देन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो नेगेटिव नंबर विथ नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव आंसर आने को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 0। जैसे आप यूँ पढ़ते हैं ना कि अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करवा दें -2 के साथ तो आंसर 4 आएगा, और 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0 होता है। तो दो नंबर्स जो नेगेटिव हैं उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है रियल सेट में। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑपरेशंस हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये अपने पास आइडेंटिटीज़ सारी रियल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं अपने पास लिख दें। ठीक है, ताकि अगर आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर्स में। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने पास ये लाजमी क्वेश्चंस लिख दीजिएगा। थैंक यू।